नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माना कि 4 धाम यात्रियों की संख्या सरकार के लिए चुनौती बन रही है, लेकिन उन्होंने अव्यवस्थाओं के चलते किसी भी तीर्थ यात्री की मौत होने का दावा किया। हालांकि सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई, जिसके बाद दून के जिला अधिकारी ने यात्रा टर्मिनल को औचक निरीक्षण किया। इधर राज्य सरकार के मुख्य सचिव एस संधू ने एक मीटिंग लेकर 4 धाम यात्रियों की मौतों के कारण को लेकर स्पष्ट रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए। देखिए, मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि 4 धाम यात्रा इस बार 2 वर्षों के बाद शुरू हुई है और 2 वर्षों के बाद यात्रा शुरू होने से जो यात्रियों की संख्या है वो पहले जितने यात्री आते थे, श्रद्धालु आते थे, उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। और शुरू में हमने सोचा था कि चूँकि जैसे प्रत्येक वर्ष यात्रा चलती है उसी तरीके से यात्रा चलेगी, लेकिन जब हमने देखा कि केदारनाथ जी में एक दिन में 25,000 30,000 लोग पहुँचने शुरू हो गए, उसके कारण से जब वहाँ पर लोगों को परेशानी होना शुरू हो गई, दर्शनों में भी, रहने में भी, आने में जाने में, तो हमने अभी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है पिछले दिनों से। और हमने देश के सभी लोगों से अनुरोध किया है, आने वाले श्रद्धालुओं से, आने वाले यात्रियों से, कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब तक यहाँ से आपको अलाउ न किया जाए तब तक यात्रा प्रारंभ न करें। एक दूसरा, अगर आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, कहीं भी स्वास्थ्य में कोई कमी है, तो जब तक आपको डॉक्टर अलाउ न करें तब भी आप यात्रा न करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि अच्छी यात्रा चले, आने वाले सभी श्रद्धालु सुरक्षित आएँ, सुरक्षित वापस जाएं, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सभी से हम अपील कर रहे हैं, आप सबके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं, थोड़ा व्यवस्था बना रहे हैं और कुछ परेशानियाँ, कुछ थोड़ा व्यवधान जरूर हो रहे हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हर तरीके से व्यवस्था की है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सभी की यात्रा। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज केंद्र को मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि, स्मार्ट सिटी, उज्ज्वला योजना का बखान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 4 धाम ऑल वेदर रोड, कर्णप्रयाग रेल लाइन सर्वे कार्य की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हम लोग भी यहाँ से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उत्तराखंड के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान वहाँ रहा है। जब कार सेवा हुई थी तो आज मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 जहां पहले समाप्त हुई, वहीं भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य भी वहां प्रारंभ हो गया है। कल ही माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गर्भगृह में भी जो है शिला पूजन का कार्य प्रारंभ हो गया है, वहां भी शिलान्यास हो गया है। इसी प्रकार से हमने भी मोदी जी, जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हुए 12 फरवरी 2022 को हमने एक संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड राज्य हमारा विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, यहाँ देवभूमि है, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का एक केंद्र है और यहाँ की अपनी कानून व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, भांजा है, चाचा है, ताऊ है और 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य की सीमाएं मिली हुई हैं। तो इस प्रदेश के अंदर अपना एक कानून होना चाहिए और लंबे समय से देश के अंदर इसकी मांग उठती रही है कि समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो कानून देश के अंदर लागू होना चाहिए। हमने इसकी शुरुआत की और हमने कहा कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम इस पर काम करेंगे और नई सरकार के गठन होते हमने सबसे पहला फैसला लिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ा दिए, हमने कमेटी बना भी दी है। पिछले दिनों मुझे पत्रकार बंधु कुछ पूछ रहे थे कि आप कब लागू करने वाले हैं,
तो मैंने कहा हो सकता है कि आपको जो है 1-2 दिन के अंदर ये समाचार मिल जाएगा। अभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय हमने कमेटी बना दी है। वो कमेटी सभी से बात करेगी और बात करने के बाद सभी जो हितधारक हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बात करने के बाद, सभी के विचार लेने के बाद हम एक सर्वमान्य रूप से यहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाएगी कमेटी और सरकार उसको लागू करेगी। उत्तराखंड राज्य इस दिशा में कदम बढ़ाने वालों में पहला राज्य होगा और हम देश के दूसरे राज्यों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो राज्य भी इस कानून को अपने यहाँ लागू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है, ये हम सभी भली दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया, जिसे केंद्र सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार में देश भर से आई महिला विज्ञानी और रिसर्च स्कॉलर प्रतिभाग कर रही हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस सेमिनार का लोकार्पण किया गया। डॉक्टर नित्यानंद जी का, वो भी इस पहाड़ के अंदर बसता था, इस पहाड़ की सोच के साथ चलता था। तो आज उत्तराखंड के अंदर और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहाँ 5 नवंबर को घोषणा करी, उन्होंने वहाँ मंच से कहा। और इस बार जो यात्रा चल रही है, ये जो यात्रा पर्यटक सीजन जो हमारा उत्तराखंड का चल रहा है, पूरे में स्थिति ये है कि आज चाहे हमारे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या प्रदेश के अन्य स्थान हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, ऐसे अनेकों स्थान आज पैर रखने की जगह नहीं है। आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ कहा, और मैं सच बताऊं तो इस समय हम लोगों के लिए यात्रा चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। उत्तराखंड के दूरगामी क्षेत्र के गांव में रहने वाले युवाओं को उत्तराखंड के कौशल विकास योजनाओं को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से कौशल रथ को रवाना किया गया। बता दें, कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया। ये रथ उत्तराखंड के सीमांत और दूरस्थ गाँवों में भ्रमण करेंगे और युवाओं को कौशल विकास विभागों की योजनाओं को लेकर जागरूक करेंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि विभाग के उद्देश्य केवल खानापूर्ति के लिए स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चलाना है, वह डिमांड बेस्ड स्कीम डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। इसे रोजगार जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज हमने 3 रथ यहाँ से रवाना किए हैं, जो पूरे प्रदेश के जो दुर्गम 260 ग्राम हैं, उसमें हमारे पूरे समस्त उत्तराखंड में वो जाएंगे। हमारी सरकार का मकसद युवाओं को रोज़गार से जोड़ना है और उनको आत्मनिर्भर बनाना है, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये रथ लॉन्च किए हैं, जो हमारे विभागों की सभी स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, युवाओं को बताएंगे, युवाओं को गाँव-गाँव जाके उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक कोशिश है हमारी कि जो दुर्गस्थ क्षेत्र हैं, जो दूर क्षेत्र है और जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ तक ये रथ पहुँचे, वहाँ के युवाओं को हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम के बारे में, केंद्र सरकार की स्कीम के बारे में पता चले, और वो ITI में अपने आप को रजिस्टर कराएं, ITI में अपने आप को स्किल करा सकें, और उनको कहीं ना कहीं हम रोजगार से जोड़ सकें। देश भर में भ्रष्टाचारी की रोकथाम करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी इस कार्यवाही की अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर के नगर पंचायत स्थानपुर पट्टी में सतर्कता विभाग ने छापा मारकर नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक देवनाथ मिश्रा को 26,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। जहां घंटों की कार्यवाही के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हल्द्वानी के लिए रवाना कर दिया। ये नगर पंचायत सुल्तानपुर पुट्टी जो है, उसमें एक हेड क्लर्क है, उनके खिलाफ हमारे पास एक शिकायत आई थी कि इन्होंने एक शमशाद नाम का व्यक्ति है, उसके बिल पास करने के एवज में उससे 30,000 रुपये मांगे। और हालांकि जो हमारे शिकायतकर्ता उनके द्वारा कुछ पैसा उनको दिया गया, लेकिन जो बाकी शेष धनराशि थी वो नहीं देने के कारण उन्होंने उनका काम अटका दिया। तो विजिलेंस के पास आए, हमने इस मामले में जाँच की और जाँच करने पर पाया गया कि जो शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो सही है। तो हमने एक ट्रैक टीम का गठन किया और आज उनको, जो वहाँ पर देवनाथ मिश्रा नाम के एक हेड क्लर्क हैं, उनको आज हमने गिरफ्तार किया। 26
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नशे को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत बांसवाड़ा पुलिस बीती रात गश्त थी। इस दौरान संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को शक के आधार पर रुकने का इशारा किया, जो व्यक्ति पुलिस को देखते ही भागने लगा। वहीं पुलिस ने दौड़कर संदिग्ध व्यक्ति को दबोच लिया। जामा तलाशी के दौरान उसके पास लगभग 7 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उसे पुलिस अभिरक्षा के बीच जिला रवाना कर दिया। पुलिस ने बताया कि ये कार्यवाही लगातार आगे भी जारी रहेगी। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये नशे के विरुद्ध हम लोगों ने एक अभियान जारी कर रखा है, जिसमें हमारी पुलिस लगातार मुखबिरों के माध्यम से जो अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं, इनको पकड़ धकड़ कर रहे हैं। तो कल इसी कड़ी में बांसवाड़ा चौकी इंचार्ज गणेश भट्ट ने एक व्यक्ति को बांसवाड़ा क्षेत्र में ही 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है, जिसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए और वैधानिक कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। उत्तराखंड के जसपुर में हर साल की तरह शांति के लिए जगदीशिला डोली यात्रा की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में रहे शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में विश्व शांति के लिए जगदीशिला डोली यात्रा हरिद्वार से शुभारंभ होकर उत्तराखंड के पारी गढ़वाला कुमाऊं होते हुए कुमाऊं के छोर पर बसे जस नगरी सिख गुरुद्वारा भवन में पहुंची, जहां जसपुर क्षेत्र की जनता ने भक्ति भाव के साथ डोली यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा की अगुवाई कर रहे पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि उत्तराखंड में 10.5 किलोमीटर की यात्रा तय कर बाबा सोमनाथ जी के द्वार पहुंचकर समाप्त किया जाता है। इसका वर्णन केदारखंड में और वहाँ पर गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम के तपस्या की। उस जगह से दशहरा के 30 दिन पहले और ये पूरे उत्तराखंड का 10,500 किलोमीटर का हमारी परिक्रमा होती है, और जिसमें इसका जो प्रथम उद्देश्य है वह है विश्व की शांति, विश्व में शांति। दूसरा उद्देश्य है जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहे, और तीसरा उद्देश्य है कि 4 धाम जो हमारे विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में विभिन्न धर्मों के विभिन्न संप्रदायों के शक्तिपीठ है। 1000 धामों के चिन्हीकरण का ये प्रकरण है, और 1000 धामों को चिन्हित करने का ये उद्देश्य है, ताकि उत्तराखंड जो तीर्थाटन प्रदेश है, यहाँ पर लोग तीर्थ व्रत करने आए और अपना लाभ कमाएं, अपना पुण्य कमाएं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खेल चेतना यात्रा की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देवभूमि खेल चेतना यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के 13 जिलों में निकाली जा रही है। इसके उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देना और खेल को बढ़ावा देना है। देवभूमि खेल चेतना यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके प्रेरणा से इस यात्रा को हम लोग लेकर के निकले, और ये देवभूमि खेल चेतना यात्रा पूरे उत्तराखंड के जो हमारे सभी 13 जिले हैं उन सभी जगहों पर जाने वाली है, जिसका उद्देश्य मात्र एक इतना है कि नशे से दूर रखना, पर्यावरण को बढ़ाना और खेल के प्रति जागरूकता फैलाना। घर घर खेल, हर घर खेल के माध्यम से जन जन तक हमारी जो है अपनी बात को रखना, और वो हमारे जैसे अल्मोड़ा के छात्र, हमारे खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने देश का गौरव बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार से अन्य जनपदों से भी हर घर से लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी निकले। इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि ये यात्रा हमारी जो निकल रही है राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा। तो चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए लगातार बीटीसी परिसर में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बिगड़ रही है। संख्या अधिक और रजिस्ट्रेशन कम होने की वजह से तीर्थयात्रियों की वेटिंग बढ़ती जा रही है। ऐसे में बीटीसी परिसर में तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद डीएम और एसएसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौका मुआयना करने के बाद तीर्थयात्रियों को आसपास के कई स्कूलों में ठहरने की व्यवस्था बनाई गई। मौके पर रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन सिस्टम भी लागू कर दिया गया। पहले दिन 3,300 टोकन तीर्थयात्रियों को वितरित किए गए। टोकन के आधार पर अब बीटीसी परिसर में पंजीकरण किया जा रहा है। जो तीर्थयात्री स्कूलों में रुके हैं उनको स्कूल में ही टोकन दिए जाने की व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है। इस व्यवस्था को लागू होने से पंजीकरण काउंटर पर तीर्थयात्रियों को ज्यादा लंबी लाइन में लगने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग आए हैं
उनका पूरा लिस्टिंग हमने करी है। उस लिस्टिंग के हिसाब से कि कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, वो पूरी की पूरी लिस्टिंग की है। उसके बाद ये टोकन सिस्टम्स बांटे जा रहे हैं। आज पहला दिन था, आज आपने देखा होगा, इसलिए अभी आप बस अड्डे से भी आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी कम भीड़ दिखी होगी। तो ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, भरत इंटर कॉलेज, यहाँ पर भी टोकन सिस्टम किया जाएगा। टोकन दिए जाएंगे, वो बेसिस वो रहेगा कि जो पहले आया है उनको दिया जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 1-2 दिन में जितना भी बैकलॉग है वो सारा ख़त्म किया जाए। इस बाबत हमारी डीएम रुद्रप्रयाग से भी बात हुई है, डीएम चमोली से भी बात हुई है, तो वो अपना नंबर्स अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे, घटाएंगे। तो उस हिसाब से हम 2-3 दिन में जितने भी जो भी आए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए, उन सभी लोगों को हम यहाँ से गंतव्य के लिए, चारधाम के लिए रवाना कर देंगे। कितना टोकन प्रतिदिन बांटा जाएगा सर? देखिए, टोकन डिपेंड करता है जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आज सुबह हमने 3300 के करीब किया था, तो 3300 टोकन तब बांटे थे। इवनिंग में भी 500-600 जो होगा, तो उस हिसाब से हम टोकन बांटेंगे। टोकन भी उस हिसाब से बांटेंगे कि जो पहले आए हुए हैं या जो छूटे हुए हैं उनके पहले टोकन बांटे जाएंगे, उनके बाद जो फ्रेश होंगे उनको टोकन। के छावनी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। इन क्षेत्र में सैनिक, पूर्व सैनिक एवं अन्य लोगों को भूमि संबंधित मामलों के लिए अब मेरठ और बरेली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य में 2 रक्षा संपदा कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के मुताबिक देहरादून में रक्षा संपदा कार्यालय खुलेगा, जबकि रानीखेत में उप रक्षा संपदा कार्यालय खोला जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री के मुताबिक भूमि संबंधी मामलों के लिए गढ़वाल के छावनी क्षेत्र के लोगों को अब तक मेरठ और कुमाऊं के छावनी क्षेत्र के लोगों को बरेली जाना पड़ता था। अब मंत्रालय ने डीडीओ मेरठ और डीडीओ बरेली से देहरादून और रानीखेत को अलग करते हुए एक नया कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से छावनी क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। रक्षा राज्य मंत्रालय ने कहा कि देहरादून में डीओ कार्यालय को जल्द ही उद्घाटन कर दिया जाएगा। देहरादून में रक्षा संपदा कार्यालय खोलने की मांग लंबे समय से चल रही थी। मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून में मुख्य कार्यालय और उप कार्यालय के रानीखेत में खुलने से रक्षा संपदा संबंधी कई काम, जिनमें भूमि अधिग्रहण, भूमि संबंधी प्रकरण, निजी भूमि आदि के मामलों के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही नगर के आसपास बंद मार्गों के खुलने की भी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी सरकार के ऐतिहासिक 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार छूना तो दूर सोच भी नहीं सकती। पिछले 8 वर्ष में देश ने जहां भारत के हर नागरिक को सुरक्षा सम्मान देकर कार्य किया, वहीं विश्व में भारत की एक अलग धाक देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। वे गरीबों के उन्मूलन के लिए लगातार कई योजनाओं के माध्यम से अधिक छोर में बैठे व्यक्तियों के विकास की चिंता में रहते हैं। मोदी सरकार जन कल्याण के लिए जन भागीदारी के साथ जन सरकारों को समर्पित है। जन जन को किसानों का सम्मान हो रहा है, गरीबों का सम्मान हो रहा है, युवाओं को मिलने वाले अवसर की बात हो, महिलाओं के प्रति देश को एक नई सोच देने की बात हो, खेल जगत में नई और तैयार करने की बात हो, इन सब की इच्छा शक्ति मोदी सरकार में दिखाई देती है। वहीं 2014 के बाद से हर व्यक्ति को अपना खाता हो, हर व्यक्ति बैंक से जुड़े, इसके लिए जनधन खाते के माध्यम से 45 करोड़ से ज्यादा खाता खुलवाने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया। हर व्यक्ति के सर पर छत हो, हर व्यक्ति को अपना घर मिले, इसके लिए भी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों का आवंटन किया। हर घर में सिलेंडर पहुंचने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया और उज्ज्वल योजना के तहत देश के हर गरीब पिछड़े तबके के सिलेंडर मुहैया करार मोदी सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन अभियान के तहत 30 मई से 15 जून तक अपने कार्यक्रम कर रही है। सारे बूथों पर बूथ सशक्तिकरण अभियान हमारा चल रहा है। जितने भी हमने जनताओं को, जो लाभार्थी हैं, उनके लाभार्थियों के सम्मेलन कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर जो हमारी केंद्र की सरकार ने, चाहे वो जनधन के खाते हों, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल हर घर जल के तहत हमने जो प्रथम चरण में हर घरों में नल पहुंचाने का काम किया है और उसके बाद जो सेकंड फेज़ है उसमें टैंक बनाकर उसमें घर घर में पेयजल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और लगातार जनता के बीच में हम ले जाकर, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे ये वात्सल्य योजना, जो लोग किसान सम्मान निधि, इसके तहत हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे केंद्र और राज्य सरकारें जो काम कर रही हैं, उन कामों को जनता के बीच ले जाकर जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि भाई इन योजनाओं का लाभ हमारी सरकारें दे रही हैं। अगर कोई इससे वंचित है, उनको उस योजनाओं को समझाकर उन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता बंधु करेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ समेत तमाम पदों पर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी ने बिना विज्ञापन दिए गुपचुप तरीके से भर्ती करवाने पर हंगामा हो गया, जिसके चलते एजेंसी को भर्ती टालनी पड़ी। भर्ती को लेकर दिल्ली, हल्द्वानी, बागेश्वर समेत तमाम जिलों से पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। यहाँ नगर के एक निजी होटल में TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री समेत तमाम पदों के लिए भर्ती का आयोजन करवाया, जिसमें दिल्ली, हल्द्वानी, नैनीताल समेत कई जिलों से सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। यहां गुपचुप तरीके से हो रही भर्ती को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि एजेंसी बिना विज्ञापित के भर्ती आयोजित करा रही थी। देखिए, हमको भी सूचना मिली थी और DM साहब के कैंप से भी हमको सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो और कुछ अनियमितता की भी शिकायत आई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है। तो अब जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के साथ हमारा MOU हुआ है स्टाफ नर्सिंग की भर्ती को लेके, तो उसी के संबंध में हम लोग आए थे। तो कुछ हमने पूछताछ भी की है और आगे भी हम मेडिकल वाले से भी जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। कल ही MOU हुआ है, आज ये इंटरव्यू के लिए इनको कॉल कर रहे थे। तो हमने इनको बता दिया है कि प्रॉपर चैनल से आप जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे और बच्चों को सिस्टमेटिक बुलाएंगे नहीं, तब तक ये इंटरव्यू वगैरह आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और हमें ऐसा मैसेज दिया गया था कि आज इंटरव्यू है और CMO साहब को हमने फ़ोन किया हुआ था और वो बोल रहे थे कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग अब? सर अभी ये लोग TDS कंपनी से आए हुए हैं और ये लोग बोलते हैं कि अभी इंटरव्यू होगा। तो क्या लगता है आपको? सर हमें तो लगता नहीं है कि होगा और हम सुबह से बच्चे को लेके बैठे हुए हैं। देखिए सर, बच्चे ने दूध भी नहीं पिया है और गाड़ी भी हम किसी से। ग्वालियर में आयोजित 2 दिवसीय पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अधिवेशन का नया कार्यकारिणी में गठन के साथ ही समापन हो गया। नवगठित कार्यकारिणी को संगठन के संरक्षक ललिता प्रसाद लखेड़ा ने मुख्य अतिथि पूर्व काबीना मंत्री और वर्तमान बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। यहां एक बार फिर सर्वसम्मति से पत्रकार सुभाष पिमाली को अध्यक्ष चुना गया। वहीं समापन समारोह पर अपनी उद्बोधन में विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पत्रकार और विपक्ष यदि सजग ना रहे तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। पत्रकार एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपने समापन समारोह में मुझको बुलाया है। और जो पत्रकार हमारे विशेषकर पहाड़ी प्रदेश के हैं उत्तराखंड में, उनका जीवन बहुत कठिन भरा जीवन है, कांटों भरा जीवन है। पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ पर पत्रकारिता करना अपने आप में बहुत असंभव है। नदी, नाले, झरने, पहाड़, तो इस तरह से जा कर के और कहीं दूर दूर जा कर के आपदा के अंदर खबरें लाना, गरीब, असहाय, लाचार, परेशान को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं पत्रकार एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक मांग की बात है, निश्चित रूप से हमारे पत्रकार भाई, हम लोग भी जो प्रोडक्ट हैं, जो हम लोग आज उपज हैं, वो आप लोगों की लेखनी की ताकत से ही हम लोग हैं। और हम लोग जानते हैं कि आपके मार्गदर्शन में ही हम इस एक उत्तराखंड को एक अच्छा उत्तराखंड दे सकते हैं। और लगे हुए हम लोग सब अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, कितना निभा पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, परंतु आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और जो मांग आज आप लोगों ने दी है, निश्चित। राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग की ओर से सेमिनार को आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि सेमिनार में देश भर से आई महिला वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर प्रतिभा कर रही हैं। बता दें कि दून विश्वविद्यालय परिसर में 22 करोड़ की लागत से बने डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं शिक्षण केंद्र को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस दौरान दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम में महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीक से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये दून विश्वविद्यालय के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है और उसका सबसे बड़ा कारण है हम लोगों ने एक उत्साह के साथ इसको मनाया
कि डॉक्टर नित्यानंद की स्मृति में जो हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण उन्होंने किया, जिसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत सारे क्लासरूम है, हिमालय म्यूजियम के लिए स्थान है और धीरे धीरे ये शेप लेगा उनके आशीर्वाद से, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने महिला वैज्ञानिकों का एक मेला सा लगा है दून विश्वविद्यालय में, जिसमें हम आगामी 2 दिनों में शोध के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक उनके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। यही नित्यानंद जी भी चाहते थे कि समाज के अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे, और अभी तक ऐसे कार्यक्रम IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते थे। मुझे खुशी है, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को चुना और दून विश्वविद्यालय उनकी पसंद बना। जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे उसके लिए हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्च स्कॉलर को तैयार करेंगे, ताकि उत्तराखंड के विकास के लिए, हिमालय के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो। रिसर्च असिस्टेंट जो भारत सरकार चाहती है वो हमको मिले, और उत्तराखंड सरकार का भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रोग्राम में बताया, कि आने वाले दिनों में भी इस शोध संस्थान को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी सहयोग होगा वो सहयोग को करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप बीच बीच में इसमें आते रहें। जो टेक्निकल सेशंस है, ये बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है, तो हम सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से कुछ कर पाएंगे, ऐसी मेरी। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।